यहाँ देखो इम्यून सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, सारा इम्यून सिस्टम के बारे में जान गए कि बॉडी में कोई अटैक करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बी सेल और टी सेल या बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा। ये मिलता कहाँ है? तो दोनों ब्लड में मिलता है, बॉडी में मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तब इम्यून सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन मिलके इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन, इम्यून सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल, लाइक बॉडी में एंटीबॉडी है, बॉडी में एंटीबॉडी हो गया, इम्यून सेल्स है बॉडी में, WBC हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, लिम्फॉइड टिश्यू हो गए, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम्स होते हैं। अब हम बताए थे लिम्फॉइड ऑर्गन दो होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन उसको बोलता है जहाँ पे द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स, किसको बोलता है? लिम्फ सेल्स को बोलता है। लिम्फोसाइट्स किसको बोलता है? लिम्फ सेल्स को बोलता है। लिम्फोसाइट्स होता क्या है? ये पूरे बॉडी में हमारे लिम्फोसाइट्स फैला हुआ है, लिम्फ का सेल पूरे बॉडी में फैला हुआ है। कहाँ रहता है? तो टिश्यू के बीच में भी रहता है और इसका अपना एक सिस्टम भी बना हुआ है, ठीक। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन उसको बोलता है जहाँ पे लिम्फेटिक सेल्स बनता है और मैच्योर होता है, उसको क्या बोलता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहाँ पे लिम्फेटिक सेल्स बनता है और मैच्योर होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बोन मैरो में बी और टी सेल प्रोड्यूस और मैच्योर होता है, लेकिन सिर्फ थाइमस में सी सेल का मैच्योरेशन, टी सेल का मैच्योरेशन होता है, बी सेल का नहीं होता है। तो मोटा मोटी अगर एग्जाम में पूछे टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है तो थाइमस में होता है, वो वहाँ पे मैच्योर होता है। क्या होता है? मैच्योर होता है, मतलब बड़ा होता है वहाँ पे। बच्चा हमारा बनता कहाँ है? मदर के यूट्रस में, लेकिन बड़ा कहाँ होता है? इस दुनिया में आने के बाद। तो सेम चीज़ यहाँ पर बनता है बोन मैरो में, लेकिन टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में होता है, ठीक। लेकिन बी सेल का मैच्योरेशन और प्रोडक्शन दोनों बोन मैरो में होता है। बोन मैरो तो सबको जानता है, जो भी हमारा लॉन्ग बोन है वो हमारा बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट्स, क्यों बनाया है लिम्फोसाइट्स? क्योंकि ये किसी भी एंटीजन जो बॉडी में मैक्रोऑर्गन एंटर कर रहा है उसको मार दे, उसके बदला एंटीबॉडी बनाए, इसलिए ना ये बन रहा है। तो ये जब इन सारे ऑर्गन में जाता है तो वहाँ पे अगर कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो वो इस ऑर्गन में जाके ये उसको मार गिराता है। एग्जाम्पल में जैसे स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लिम्फ नोड हो गया। पियर्स पैचेस क्या होता है? लिम्फ नोड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है। मैल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब ऐसा लिम्फॉइड टिश्यू जिसके अंदर म्यूकोसा लगा हुआ है, या जो भी जीआई ट्रैक्ट में हो गया, स्टोमक में हो गया, जो म्यूकस लगा रहता है ना, म्यूकस का लेयर, उसमें पूरा लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन मिलता है। ये करता क्या है? अगर इन सब जगह अगर कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उसको ये जाके यहाँ पे मार देगा। तो बनता कहीं और है, मैच्योर कहीं और होता है और मारता कहीं और है। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर मोटा मोटी देखें तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है? बोन मैरो और थाइमस। इसका पहले स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये है लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का, ठीक। जैसे कि वेनस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्व का जाल फैला हुआ है, वेन का जाल फैला हुआ है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम का जाल फैला रहता है पूरे बॉडी में, ठीक। ये मेल का है, ये फीमेल का है। लिम्फेटिक ऑर्गन में हमारा स्प्लीन भी काम कर, ये स्प्लीन कहाँ होता है? स्प्लीन यहाँ होता है, ये थोड़ा नीचे बना दिया, गलत बनाया है। स्प्लीन कहाँ होता है? जो हमारा लास्ट रिब्स है उसके जस्ट बिहाइंड में स्प्लीन होता है, इस साइड। तो इस साइड स्प्लीन होता है। थाइमस कहाँ होता है? तो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जस्ट बिहाइंड में क्या होता है? थाइमस होता है। क्या होता है? थाइमस होता है, यहाँ वाले रीजन में थाइमस होता है। तो देखो ये थाइमस है, मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा थाइमस। तुम क्या देख रहे हो? ये लिम्फेटिक वेसल्स है, जैसे वेन है ना, लिम्फेटिक वेसल्स का जगह जगह ड्रेनेज होता है। यहाँ का ड्रेनेज यहाँ होता है और यहाँ होता है। देखो यहाँ का ड्रेनेज, इस हाथ का ड्रेनेज, इधर का ड्रेनेज कहाँ है?
यहाँ पर है। वैसे ही नीचे का ड्रेनेज कहाँ होता है, इस वाले रीजन पे ड्रेनेज। तो अगर इस वाले रीजन में अगर कोई खराबी होता है तो यहाँ का लिम्फ नोड फूल जाता है, तो पाल्पेट करते हैं तो फूला फूला नजर आता है, ठीक। अगर इस वाले रीजन में कोई खराबी हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ का लिम्फ नोड फूल जाता है, और जब ठीक हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो बॉडी में जगह जगह लिम्फ, यहाँ भी लिम्फ नोड का ड्रेनेज होता है। अगर इस वाले रीजन में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ का लिम्फ नोड फूल जाएगा। ये है क्या लिम्फ नोड, ये समझो एक तरह का पुलिस स्टेशन है। क्या है, पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे आके अगर इस वाले एरिया में कोई गड़बड़ी होगा तो यहाँ पे आके रिपोर्टिंग होता है, तो हम लोग को पता चलता है यहाँ का लिम्फ नोड फूल जाता है। कैसे रिपोर्टिंग होता है, तो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। अगर ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दो तो बाकी जितना कंपोनेंट बचा वो लिम्फेटिक फ्लूइड का काम करता है। कैसे करता है, तो हम लोग जानते हैं कि आर्टरी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है और वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक लेकर जाता है, ठीक, क्लियर। तो आर्टरी मान लो, ये मान लो आर्टरी है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, और ये मान लो वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है, हार्ट में। कहाँ लेकर जा रहा है, हार्ट में लेकर जा रहा है। अब इस आर्टरी से ऑक्सीजन कैसे मिलता है हमारे बॉडी को, तो हम जानते हैं आर्टरी और वेन के बीच में एक कॉमन कनेक्शन होता है जिसको बोलता है क्या, कैपिलरी। यस और नो, इसको क्या बोलता है, कैपिलरी बोलता है, जो आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बैठाता है। होता क्या है, ये कैपिलरी हर जगह होता है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब पूरा एक दूसरे से ज्वाइंट हुआ है पूरे बॉडी में। आर्टरी और वेन एक दूसरे से ज्वाइंट होता है इस कैपिलरी के जरिए। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है आर्टरी के अंदर जो हार्ट से आया, वो ऑक्सीजन इस कैपिलरी से हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बॉडी के सेल्स में डिफ्यूजन से पहुंच जाता है। और बदले में जो CO2 यहाँ के सेल में बना होगा वो फिर इस कैपिलरी को CO2 मिलता है, और वो फिर वेन को देता है, और वेन लेकर कहाँ चला गया, हार्ट में चल गया। इसी एक्सचेंज के वक्त यहाँ पर जब कैपिलरी में ये O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में, तो यहाँ से जो ब्लड निकलता है उसी ब्लड का बाकी कंपोनेंट भी इस सेल्स में चला जाता है, जिसको बोलता है लिम्फेटिक फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुआ सेल्स के बीच में, सेल्स के अंदर, तो वहाँ का जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो इन्फेक्टेड होगा, और वो अपने उसके नज़दीक जो भी लिम्फेटिक नोड्स होंगे, जो भी लिम्फ नोड होंगे गोल गोल, वहाँ जाके उसको इन्फेक्टेड कर देगा, और इन्फेक्शन होगा वहाँ पे। यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ ड्रेन होकर गया तो वो लिम्फ नोड फूल जाता है, और ऐसे करके ये हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है। बॉडी को बताता भी है कि यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो इंसान भी समझता है, फिर जाके इलाज होगा तो वो ठीक होता है, ठीक। तो यही है लिम्फेटिक। तो देखो, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस को बोला, बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। हियर ऑल ब्लड प्लस लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट। बॉडी के जो भी ब्लड है, WBC, RBC, WBC, RBC और जो भी मैगोकैरियोसाइट्स का सेल्स है, ये सारा सेल्स ब्लड का कहाँ बनता है, इस बोन मैरो में ही बनता है। जो भी बोन मैरो हो गया, ठीक, वो उसी में बनता है, ठीक। बी लिम्फोसाइट्स हियर डेवलप एंड मैच्योर। अब हम जानते हैं बोन मैरो में जनरली बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होता है और डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, थाइमस। थाइमस देखे थे यहाँ था, अभी देखे थे ना, थाइमस यहाँ था। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है, 2 लोब का ऑर्गन दिखा था आप लोग को। नियर हार्ट के नियर होता है, और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन बोलो चाहे चेस्ट बोन बोलो इसको, ये जो हमारा बोन है ये क्या है, रिब्स है। क्या है, रिब्स है ना। ये इसको ब्रेस्ट बोन क्यों बोलता है, क्योंकि इसी ऊपर ब्रेस्ट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। तो ये जो रिब्स है, रिब्स इसी के बीनीथ रहता है, इसके नीचे ही रहता है ना, दैट्स व्हाई ऐसा बोला है कि ये जो हार्ट के पास रहता है और बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के बीनीथ रहता है, इसके अंदर रहता है। टी लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस करता है कौन, थाइमस, और मैच्योर करता है। ये जाने थे अभी, जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो होता है थाइमस वो बहुत बड़ा रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इसका साइज क्या होता है, साइज रेड्यूस हो जाता है, साइज रेड्यूस हो जाता है। याद रहे, थाइमस बर्थ के वक्त बड़ा रहता है थाइमस का ऑर्गन, लेकिन जैसे जैसे बच्चा
बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे वो थाइमस छोटा उसका साइज होते जाएगा, ये चीज़ याद रहे। दूसरा क्या है, थाइमस हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्या करता है तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कराता है। टी लिम्फोसाइट्स क्यों जरूरी है तो सबको पता है, अभी पढ़ के आया। टी लिम्फोसाइट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि यही बी लिम्फोसाइट्स को ऑर्डर देता है एंटीबॉडी बनाने को और यही उसका मेमोरी भी रखता है। अब देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, स्प्लीन। कहाँ होता है, यहाँ स्प्लीन होता है, ठीक। स्प्लीन क्या है, लार्ज बीन शेप ऑर्गन। बीन देखो ना, बीन शेप ऑर्गन, लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है, लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है हमारा स्प्लीन। कॉन्टेन लिम्फोसाइट्स एंड इसके अंदर क्या होता है, जो भी लिम्फेटिक सेल्स बन रहा था बोन मैरो में वो यहाँ पर आता है और ये स्प्लीन के अंदर आता है। एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेन। ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेन जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो जब स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीन में लिम्फोसाइट्स भी रहता है। वो क्या करता है, जब ब्लड स्प्लीन में जाता है तो उसको क्या करता है, वो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेन्स को लिम्फोसाइट्स के हेल्प से मार देता है। ऐसे हमारा इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करता है। और इसको लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स किसको बोलता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलता है। कब्रिस्तान है स्प्लीन आरबीसी का, या रिजर्वायर है आरबीसी का। हमेशा याद रहे, एमसीक्यू में पूछ देता है रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स या रिजर्वायर ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। कौन है तो स्प्लीन है। होता क्या है, ये आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना दिन का है, 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है एक सेल का, मतलब एक आरबीसी का सेल 120 दिन काम करता है। क्या काम करता है, ब्लड का एक्सचेंज करवाता है, O2 लेकर जाता है, CO2 लेकर जाता है, यही काम कराता है। जब 120 दिन हो जाता है आरबीसी का तो उसका जो सेल्स होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, काम करते करते थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो जब पहुंचता है स्प्लीन में तो स्प्लीन के अंदर बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स होता है, वो क्या करता है उस आरबीसी सेल्स को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड बोलता है आरबीसी का, ठीक। तो स्प्लीन के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी का इकट्ठा हो रहा है। जब आरबीसी 120 दिन पूरा कर दे रहा है, वो मेन काम क्या है इम्यूनिटी में इसका, तो जब हमारे बॉडी में बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स बना वो स्प्लीन में आ जाता है और जब हमारा ब्लड उस स्प्लीन के जरिए जाता है तो उस ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको ये स्प्लीन क्या करता है, लिम्फोसाइट्स के हेल्प से या फाइगोसाइटोसिस के हेल्प से उसको उस सेल्स को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है, चाहे पचा देता है चाहे उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट हमारा लिम्फ नोड, जो कि अभी तुम लोग पढ़ लिए, जो अभी हम बताए कहानी लिम्फ नोड का। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। एब्डोमेन में भी होता है लेकिन ये पाल्पेट उतना नहीं हो पाता है क्योंकि अंदर रहता है। ये वाला पाल्पेटेड हो जाता है, ये वाला पाल्पेटेड हो जाता है, ये वाला भी आराम से खुलता है तो पता चल जाता है। ये वाला खुलता है तो जल्दी पता नहीं चलता है, जब सीवियर होता है तो पेन होता है तो अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है। तो वही बोला कि लिम्फ नोड क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पॉइंट पे अपने लिम्फेटिक सिस्टम के हिसाब से फैला है बॉडी में। ये क्या करता है, ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन इन द लिम्फेटिक फ्लूइड। हम बताए थे अभी कि जो भी लिम्फेटिक फ्लूइड इस वाले रीजन का होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा जो डिजीज कॉज कर रहा है और इन्फेक्टेड होगा और ले जाके कहाँ ड्रेनेज कर देगा, अपने नजदीकी लिम्फ नोड पे, और जहाँ ड्रेन करेगा वो इन्फेक्टेड होगा, वो फूल जाएगा। एंटीजन ट्रैप इन लिम्फ नोड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स एंड प्रोड्यूस, और जब लिम्फोसाइट्स उसको पकड़ के लेकर जाता है तो हमारा एक्टिवेट होता है एंटीबॉडी, उसको मारता है। अगर बॉडी खुद से हील अप करता है तो अपने आप फूलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट रेयर केस में करना पड़ता है, वरना एक्चुअली में लिम्फ नोड फूलता है अपने से फिर पचक जाता है जब उधर का ठीक हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्या था, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। ये क्या है, फॉर्म्ड मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखो, अब ये हम लोग खा रहे हैं तो क्या है, ट्रैकिया भी है और इधर ओसोफेगस भी है, फिर स्टोमक हो गया, ये हो गया जीआई ट्रैक्ट, ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिससे सांस ले रहे हैं,
यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, किडनी वाला हो गया, पेशाब का नली हो गया, वो सब हो गया। इस सब के नली में क्या होता है, जो भी एसोफेगस देख रहे हैं सब क्या होता है, हमारा म्यूकस का लेयरिंग रहता है। क्या रहता है, म्यूकस का लेयरिंग रहता है। यस और नो? ये म्यूकस का लेयरिंग के अंदर क्या रहता है, लिम्फोइड टिश्यू रहता है। इस म्यूकस के लेयरिंग में क्या रहेगा, लिम्फोइड टिश्यू रहता है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो तो खुश होते जाता है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो ये म्यूकस के अंदर जो लिम्फोइटिक टिश्यू है वो क्या करता है, इसको चारों तरफ से मार गिराने में हेल्प करता है। अगर नहीं मार गिराया तो फिर स्टोमक में जाएगा, फिर वहाँ सेल इसको मारेगा। तो लिम्फेटिक टिश्यू ऊपर वाले ने हमारे बॉडी में ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है कि हर एक जगह से उसको ऊपर वाला चाहता है बॉडी अपने से हीलअप करे चीज़ों को। जब हार्श कंडीशन होता है तब बॉडी हीलअप नहीं कर पाता है, ठीक। और इसका भी जिम्मेदार कौन है, इसका भी जिम्मेदार हम लोग खुद है। क्यों है इसका जिम्मेदार, क्योंकि हमेशा देखो बाहर का खाना हमको बहुत अच्छा लगता है, यस और नो? बाहर का चाय भी अच्छा लगता है, बाहर का कोई सामान खा लो अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ घर का अच्छा नहीं लगता है। रीज़न का भी सोचो, रीज़न क्या है, बाहर के आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ये चीज़ नहीं देखता है कि वो खाना नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। वो बस देख रहा है कि उसका टेस्ट कैसे सही होगा, उसका कलर कैसे अच्छा दिखेगा, कैसे लोग खाएगा तो अच्छा देगा, बस उसको इससे मतलब है। दूध मिला देना है किसी चीज़ में, नमक मिला देना है, दूध मिला देना है, मलाई मिला देना है, कुछ भी बना देना है, ये सब चीज़ बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, ठीक, या अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस या आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस खास करके, कोई भी खाना किसी चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ नहीं खाया जाता। मिल्क प्रोडक्ट के साथ नमक वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए, मिल्क के साथ पनीर का चीज़ नहीं खाना चाहिए, मिल्क के साथ चिकन का चीज़ नहीं खाना चाहिए। आजकल देखो तुम व्हाइट सॉस पास्ता बनता है मिल्क में ही, मलाई डाल दिया जाता है, पनीर में मलाई बन रहा है, नमक डाल रहा है, मसाला डला रहा है, ठीक। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जितना बाहर का खाना है आपको टेस्ट में अच्छा लगे इसलिए वो कुछ भी बना के आपको दे दे रहा है और आप लोग बहुत मस्ती से खा रहे हैं। तो बाहर का खाना कभी कभी खाइए, अच्छा है, रोज रोज खाने का आदत डालिएगा तो आपको डिजीज होगा, फिर बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगा सही से, आपको डिजीज हो जाएगा, ठीक। लास्ट है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसको थोड़ा सा इसको बस बता दें। देखो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सर आए हैं अभी बंद है, तो क्या है, इसको जानता है लोग सब कोई किस नाम से, एड्स नाम से जानता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, गेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब ये पैदा होके हम लोग, ये लाइफ टाइम में ज़्यादा लोग इसको गेन करता है, पैदा होकर भी आता है लेकिन लाइफ टाइम में ज़्यादा गेन करता है इसको, ठीक। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। ये क्या करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। और सिंड्रोम है मिस व्हाट, ग्रुप ऑफ सिम्टम, ये जब होगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम होंगे, क्योंकि आपका जब इम्यूनिटी बॉडी का कमजोर हो गया तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा बॉडी को, आपको नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि बॉडी से लड़ने का कौन हेल्प करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी का एंटीबॉडी, बॉडी का बी और टी से, ये उसी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बॉडी में अगर नॉर्मल फीवर भी किसी को हो गया जिसको एड्स है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको कम से कम 2 हफ्ता तक तो दवा खाना पड़ेगा तब जाके वो ठीक होगा। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV एक रेट्रो वायरस का ग्रुप है, क्योंकि इसका RNA, इसका जीनोम क्या है, RNA है, क्योंकि इसके अंदर का जो सेल है उसके अंदर क्या रहता है, RNA होता है जो इसका सारा काम कराता है। सबसे पहले एड्स कब हुआ था, 1981 में इन होमोसेक्सुअल, मतलब सेम जेंडर के बीच में सेक्स हुआ था, दैट्स वाई ये एड्स उस समय ट्रांसमिट होना शुरू हो गया था। और USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले हुआ था ये, और होमोसेक्सुअल में हुआ था, ये चीज़ याद रखें। अब इसका मेन है ट्रांसमिटेड कैसे होता है, कैसे एड्स ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला क्या है,
बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखो एड्स अगर किसी को होता है तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पता नहीं चलता है कि सामने वाले को एड्स हुआ है, क्योंकि एड्स अगर किसी को होता है तो वो सिम्टम और सिम्टम बहुत लेट से पता चलता है, क्योंकि एड्स कोई सिम्टम ही नहीं देगा, बस उसको लगेगा हम सुस्त हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, फिर कुछ खा लेगा पी लेगा, ठीक फील होगा, ऐसे चलते चला जाता है, चलते चला जाता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि एड्स हुआ है। जब कोई डॉक्टर जांच कराता है ना तब पता चलता है कि हम बोलता है डॉक्टर हम हमेशा कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमको कोई भी डिजीज़ हो रहा है तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, कॉमन फीवर हो रहा है तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, कॉमन कोल्ड अगर हो रहा है तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर दवा लिखता है तो भी अगर ठीक नहीं होता फिर डॉक्टर जांच करवाता है, तो पता चलता है नॉर्मली कि इसको एड्स है, उसके अंदर HIV वायरस है। तो अगर मानिए हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, अब यहाँ पर क्या है, कोई ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बैठा रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं है और सामने वाला आपको बताएगा भी नहीं जल्दी कि हमको एड्स हुआ है, कोई बताएगा क्या एड्स हुआ है, नहीं बताएगा जल्दी। अगर आप उसके साथ अगर क्वाइटस हो गया ठीक, तो आपको भी एड्स हो सकता है अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के क्वाइटस हो रहा है तो ठीक। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ब्लड एक अच्छे ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आइए और ब्लड चढ़ाइए, ये नहीं कि कहीं से ब्लड लेकर आ गए किसी को चढ़ा दी, हो सकता है वो ब्लड इन्फेक्टेड हो सकता है उस ब्लड में HIV वायरस हो जिससे लिया गया वो HIV का पेशेंट हो, तो आपके जिस पेशेंट को चढ़ाइएगा तो उसको भी वो हो जाएगा। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, किसी पेशेंट को किसी नीडल से कुछ वर्क किया, उसका ब्लड स्ट्रीम उसमें लग गया, गलती से वो आपको प्रिक हो गया, अक्सर प्रिक हो जाता है नीडल में, अगर कैप लगाते हैं ना तो प्रिक होकर आपको हल जाता है, कभी कभी हो जाता है, तो गलती से अगर वो हो गया तो आपको भी HIV होने का खतरा है, तो इसका ध्यान रहे। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, अगर मदर को HIV है और अगर उससे जो बच्चा हो रहा है उसको भी HIV होने का खतरा होता है, वो प्लासेंटा से HIV वायरस उस बच्चे के अंदर जा सकता है और वो बच्चा HIV होकर ही पैदा हो। तो ये क्या था, HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे एक से दूसरे में पहुंच सकता है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हाई रिस्क किसको है इसका HIV का, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक, एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर किसी का है, मतलब एक से ज़्यादा किसी के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कोई है, क्वाइटस कर रहा है, उस कंडीशन में उसको सेक्स होने ये एड्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्स कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में हर चीज़ नहीं पता है, ना वो बताएगा ना आप पता करोगे, तो उस कंडीशन में ये एड्स होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये क्यों बोलता है, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है या आप उनके हस्बैंड हैं, तो आपको पता है एक दूसरे के बारे में कि हाँ सामने वाले के पर्सन को कौन सा बीमारी है कौन सा बीमारी नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है कि जिससे कुछ छिपता नहीं है देखा जाए तो एक दूसरे के बारे में पता रहता है, तो उस समय इन्फेक्टेड नहीं होता, पता है हमको। लेकिन अगर मल्टीपल पार्टनर है, पता नहीं हमको सामने वाले के बारे में, बस दोस्ती है यारी है, बहुत अच्छे दिन से रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आपका 10 साल से भी दोस्ती है किसी से, वो आपको नहीं बताने जाएगा कि आपको ये बीमारी हुआ है। ये सब बीमारी ऐसा है कि लोग डॉक्टर से भी अकेले में बात करता है कि हाँ डॉक्टर साहब हमको प्राइवेसी चाहिए, तब हमको बताएंगे आपको अपना डिजीज। तो डॉक्टर के चेंबर में अगर 1-2 लोग रहता है तो डॉक्टर उसको बाहर भेज देता है, फिर उससे पूछता है क्या क्यूरी है। तो जब डॉक्टर से भी बताने के लिए लोग प्राइवेसी चाह रहा है, तो ऐसे लोग को लोग क्या ही बताएगा। तो बहुत कम कंडीशन में अच्छा लोग होगा जो बता देगा कि नो आई एम नॉट इन दैट कंडीशन, हमको ये बीमारी है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो सेक्सुअल पार्टनर है या किसी अननोन इंसान जिसको जानते तक नहीं है कुछ भी, तो उससे अगर करेंगे तो आपको हो सकता है उसको होगा। तो ड्रग्स एडिक्टेड टेकिंग IV, कितने लोग होते हैं जो हमेशा IV उनको ड्रग्स चढ़ाया जाता है, मतलब इंट्रावेनस उसको दवा लगता है, हफ्ता दिन पे महीना दिन पे हमेशा उसको लगना है, हॉस्पिटल जाना है। तो उस कंडीशन में भी उसको ख्याल रखना है कि स्ट्राइल चीज़ हो और जो लगा रहा है वो भी स्ट्राइल हो, जो नीडल का यूज हो रहा है वो भी सही हो, ठीक। इंडिविजुअल रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को हमेशा ब्लड कि कोई किडनी डायलिसिस किसी का हो रहा है या किसी को हमेशा ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा उसका ब्लड कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी उसको ख्याल रखना चाहिए, उसको में हाई रिस्क है, क्योंकि हो सकता है ब्लड पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है,
तो इसलिए अच्छे जगह से ब्लड लेकर आइए, अच्छे बैंक से ब्लड लेकर आइए, और ये हाँ जिसका चढ़ा रहे हैं उसके बारे में पता हो सारी चीज़। ये नहीं कि किसी को पकड़ लिए हाँ आपसे ब्लड चाहिए, हाँ दे दिए ब्लड चढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। जिससे भी आप ब्लड ले रहे हैं पहले उसका हिस्ट्री ले लीजिए कि भाई शराब नहीं ना पीते हैं ज़्यादा, स्मोकिंग नहीं ना करते ज़्यादा, कोई बीमारी नहीं ना ज़्यादा, वो बताएगा नहीं। तो होशियारी क्या है कि जिसका भी ब्लड टेक कर रहे हैं तो ब्लड 1 लीटर ले रहे हैं, जिससे हाफ ml 500 ml जिसका ब्लड ले रहे हैं, तो उसका ब्लड उससे बताइए मत, उसका ब्लड का एक टेस्ट कर लीजिए। मुश्किल से आधा घंटा या 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा उसको ये बीमारी है या नहीं है। नहीं है तुरंत वो ब्लड किसी को चढ़ा दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को जो ब्लड चढ़ाना है वो नहीं मिलता है ब्लड बैंक। उस समय लोग इधर उधर पता करता है कि भाई ये ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, ये ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, अब किसी को पकड़ के ला दिए। वैसे तो ईमान उतना ख़राब नहीं है, लोग बता देता है कि नहीं हम नहीं देंगे ब्लड, या बीमारी नहीं बताएगा तो बता देगा हमको कमजोरी है या कुछ भी। लेकिन अगर किसी का होता है कि मेरा इज्जत खराब हो जाएगा तो वो नहीं बताता, चढ़ जाता है। ऐसे बहुत लोगों को बीमारी ऐसा हो गया। दूसरा क्या है, और इसको तो हाई रिस्क है, अगर चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, बच्चों को अगर माँ को है तो बच्चों को होगा ही, तो याद रहे ये हाई रिस्क है। हाई रिस्क इन लोगों को होता है। बाकी ये क्या है, फैलने का ये चांस है, ठीक, कैसे फैल सकता है। ठीक, अब कल पढ़ेंगे कि एड्स वाला वायरस आपके अंदर जाता है तो कैसे फैलता है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।